दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीलाभ अश्क का 75वां जन्मदिन है और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनकी पत्नी भूमिका द्विवेदी अश्क ने मेरी गुजारिश मान ली और नीलाभ के बारे में बात करने के लिए, नीलाभ की स्मृतियों को स्मरण करने के लिए मुझे थोड़ा समय दे दिया इन्होंने। और मैं भी समझता हूं कि इससे बेहतर और कोई चॉइस नहीं हो सकती थी। नीलाभ को जितना इनके जरिए हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम उनके मित्रों से या और लोगों से बात करें तो शायद वो बात नहीं बन पाती। इसलिए भूमिका द्विवेदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, भूमिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, हमारे बातचीत के मंच पर। नमस्कार नमस्कार सभी। मैं तो देख नहीं पा रही हूँ आपके दर्शकों को और मेरे भी दर्शकों को, सबको मेरा नमस्कार, सब अभिवादन, सबको यथोचित। आज नीलाभ जी की जो है वो 75वीं जयंती है। जी जी। और नीलाभ जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब उनका जन्मदिन पहले आता था, तो यहीं से बात मैं शुरू करता हूँ। जी, तो बहुत अच्छी बात। वो मतलब किस तरह से बिहेव करते थे, मतलब सेलिब्रेट करते थे, नहीं करते थे? आपकी यादों में जो कुछ भी हो इस सिलसिले में, उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है कि जैसे सभी साहित्यकार होते हैं, थोड़े से अपने को लेके लापरवाह किस्म के होते हैं। तो जन्मदिन उनका जब वो बच्चे थे तब तो बहुत सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि माताजी का पिताजी का इकलौता ये संतान था, इकलौती औलाद थी। तो बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेशन होता था बचपन में, बहुत शानदार। फादर कामिल गुल के जैसी हस्ती, शहर के सारे बड़े-बड़े, वो फिराक गोरखपुरी साहब जैसे पंत जी ने नाम ही रखा था, उनका नामकरण संस्कार ही उनकी दूसरी वर्षगांठ पे हुआ था। पहली वर्षगांठ तक तो घर में गुड्डा गुड्डा कह के पुकारते थे। वर्मा जी, शहर के सारे मतलब जो साहित्यकार, शहर के क्या दुनिया भर में जिनका नाम है, वो सारे आते थे उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो थोड़ा सा दूरियां होने लगी। फिर वो अपनी किताबों, जब उन्हें कोई किताब जन्मदिन पर अच्छी सी देता था लाकर, तो बड़े खुश हो जाते थे। और मेरे साथ का जो उनका जन्मदिन गुजरा है, हम लोगों ने 75 आज चूंकि जन्मदिन है, इस पर काफी प्लानिंग की थी कि हम ये करेंगे। मैं जैसे कह रही थी हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, क्योंकि मेरे जन्मदिन पर ले जा रहे थे हर बार। तो ऐसा हुआ था कि हम ये प्लान किया हुआ था कि आज जब 75 होगी, जब तुम और 75 के होगे, तब ये तुमको मानना पड़ेगा। तो बोल रहे थे हाँ जाएंगे। तो इसी तरह मतलब हुआ है कि शुरुआती तो बहुत ही शानदार तरीके से रही है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हैं और दिल्ली आके उनका सारा जो बैठकी थी वो भी छूट गई। उनके बचपन के जो दोस्त थे वो भी सब इलाहाबाद में रह गए, तो दिल्ली आके बहुत सीमित होता चला गया। और पिछले बर्थडे में जब उनकी जो थी 70 साल के, वो कंप्लीट नहीं हुए थे जब गुजर गए। 23 जुलाई को नहीं रहे हैं और 16 अगस्त आज उनका जन्मदिन होता है। देखिए कितने कम दिनों का इसमें अंतराल है। तो इसमें भी हम लोग कह रहे थे वो बहुत बीमार थे, तो उन्हें जैसे कोई बहुत ज्यादा बीमार है और बिस्तर पर बिल्कुल मरणासन लेटा हुआ है, तो उसको मैं ही हौसला दे रही थी कि अरे अभी तो तुम्हारी बर्थडे आनी है 70वें में, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और मैं मतलब चिढ़ा भी रही थी कि गुब्बारा लगाएंगे, तुम फोड़ना मोमबत्ती लगा लगा कर। और हम मतलब उसको मैं चाहती थी कि वो खूब खिलखिला के हंसते एकदम से, क्योंकि वो हंसते उस वक्त थे क्योंकि बहुत बीमार थे, तो हंसते थे तब जब वो शतरंज में जीत जाते थे। हम दोनों शतरंज बहुत खेलते थे, बहुत शतरंज खेलते थे जब से मिले थे। तो हॉस्पिटल में भी थे, तो भी बाजी बिछा के जरा सी भी उनको चेतना रहे तो बैठ के चेस खेलते रहे, तो जब जीत जाए तो बहुत खुश हो जाए। तो मैं ऐसे तरकीबें भिड़ाती थी कि कौन सी ऐसी चीजें की जाए जिससे ये खुश हो जाएं, खूब खिलखिला के हंस दें। तो मैं ये कह रही थी क्यों गुड्डा, उनके घर का नाम गुड्डा गुड्डा था, क्योंकि इकलौते थे और एकदम गुड्डे
से ही पाले गए हैं, शहजादे की तरह उनकी परवरिश हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, उनके जो बचपन के कपड़े हैं, जब वो 1 बरस के थे, जब वो 2 वो कपड़े आज तक उन्होंने सहेज कर रखे हैं, मेरे पास भी वो सहेज रखे हैं। तो मैं उसे कह रही थी कि अब जब 75 के हो गए तो मैं तुमको इन्हीं कपड़ों में देखूंगी और तुम्हारे सजाऊंगी, मोमबत्ती सजाऊंगी। इस तरह की कुछ प्लानिंग हम लोगों ने आज के लिए की थी। और इसके पहले की बर्थडे उनकी यही, पंकज सिंह उनके यहाँ दोस्त थे, वो आए थे, जैसे आखिरी जन्मदिन जो उनका साथ में सबके गुजरा है। और 2-3 जो दोस्त इलाहाबाद से छूटे बिछड़े यहाँ इकट्ठे हो गए, क्योंकि दिल्ली में देखिए दूरियां बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर हम सब फोन पर ही फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं संबंधों की, जाना आना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, एक तो दूरी बहुत है, ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है। आप समझिए एक साइड से 3-3 घंटे, और हम जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ से मेन उसमें पहुंचने में तो और ज्यादा वक्त लग जाता है। तो आना जाना तो बहुत हम लोगों का लिमिटेड हो गया था बाद के दौर में, लेकिन फोन पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है, फोन पे लोग प्यार करने लगते हैं, पता चल जाता है आत्मीयता छुपने वाली चीज नहीं होती है, वो फोन पर दी जाए वो किसी भी माध्यम से पहुंच जाती है। तो इस तरीके से पहले के जन्मदिन उनके इस तरह से थे। और प्रेमचंद जी की पहली प्रति उन्होंने माता जी ने इन्हें गिफ्ट दी थी, जो माता जी को प्रेमचंद जी ने दी हुई है। और पंत जी की कई रचनाएं हैं, जिसकी पहली कामायनी की पहली प्रति इनको दी है तोहफे में जन्मदिन का कह के कि पंत जी ने, चूंकि अमिताभ बच्चन का नाम इससे पहले रखा हुआ था, तो उससे मैचिंग का नाम नीलाभ जी रखा था, नीलाभ। तो वो बहुत लाड़ करते थे, कहते अमिताभ तो चला गया बॉम्बे मुझे छोड़ के करियर बनाने, मेरा लाडला नीलाभ ही यहाँ है। तो बड़ा लाड़ था पंत जी को इनसे। और इनका पूजा पट्टी संस्कार हुआ था, 2.5 वर्षों में किया जाता है, महादेवी वर्मा जी ने किया था। तो इन सबका बड़ा लाड़ था शुरुआती दौर में, बहुत लाड़ प्यार से, बहुत लाड़ प्यार से। सभी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको जो सिफत हासिल रही, जो इनकी खुशकिस्मती एक्स्ट्रा इनको मिली, ये बहुत ज्यादा है और लोगों के किसी की भी बच्चे के। खुद मेरे इतने बड़े बड़े लोगों ने तो मुझे भी नहीं आशीषा उस जमाने में। तो इस तरह से कुछ बचपन इनका गया। यहाँ पर एक सवाल है, और कि जैसे मान लीजिए कि आप तो नीलाभ को एक रचनाकार के रूप में जानती थी, और आपको भी वो एक अच्छी कहानीकार के रूप में जानती थी, जैसा कि हम पहले बातचीत इस पर कर चुके हैं। तो नीलाभ की रचनाओं के बारे में थोड़ा बताइए कि नीलाभ वैसे तो कवि थे, आलोचक थे, और अनुवादक थे, लेखक भी थे, और वो मतलब उद्घोषक भी थे। तो इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए कि बहुत जायज बात है ये आपने जो कही है, क्योंकि नीलाभ जी के साथ इतने सारे चीजें जुड़ी हुई हैं कि वो ये हैं ये हैं ये हैं ये, और वाकई वो हर एक चीज जो जुड़ी है वो उसमें मास्टर क्लास हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं प्रायः कहती हूँ कि वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, जैसे जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ऐसा मैं देखती हूँ उनको। तो सबसे पहले रचनाकार के तौर पे जो वो खुद को कहलाना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाई की है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही कुल पढ़ाई हुई है, किसी और विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ा नहीं है, जिंदगी से पढ़ा है, किताबों से, स्वाध्याय से पढ़ा है। पहले कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ी थी शुरुआत में, कॉमर्स से ग्रेजुएशन उनका हुआ था। फिर छुट्टियां बीती, छुट्टियां जब चल रही थी कि जब रिजल्ट आउट होने वाला है उनके ग्रेजुएशन का, तो उस दौरान उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, स्पेनिश खूब 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 पढ़ा। और ये सब पढ़ने का, ये सारी चीजें देखने का उन पर कुछ ऐसा असर हुआ कि फिर उन्होंने एमकॉम ना करके हिंदी साहित्य से मास्टर्स करने के लिए फॉर्म भरा। और इसी वक्त से एक रचना प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाती है, और ये रचना प्रक्रिया जो शुरू होती है वो एक कवि की है, वो एक कवि बनने की हसरत उनकी थी कि हम कवि ही बनेंगे, हमें कविता लिखने में आनंद आता है, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ उसमें सबसे मुझे जो आनंद देती है, सब तसल्ली देती है, वो मुझे कविता में मिलता है।
देखिए, क्योंकि ये इकलौते रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने माता और अपने पिता की, अपनी कौशल्या माता जी की इकलौती संतान ये रहे। कोई भाई-बहन नहीं है साथ में खेलने वाला, तो अपनी बातें कहने वाला, स्कूल की बातें। यहाँ पर एक एक सवाल है मेरे दिमाग में, और जैसा कि थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, लोग भी कहते हैं कि अश्क जी के तो एक एक और पुत्र थे, मेरे ख्याल से नीलाभ से बड़े। उनसे बातचीत होती है आपकी, और वो उनका कुछ स्नेह वगैरह है आपके प्रति? जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो उमेश नाम था, उमेश शर्मा जी। वो बहुत वो 1900 समथिंग 2000 में उनका देहांत हो चुका है। मेरे आने से बहुत पहले वो गुजर चुके थे। वो की पहली अश्क जी की पहली पत्नी थी, जो बहुत कम समय तक उनके साथ रही। उनके वो बेटे थे। तो नीलाभ के सौतेले बेटे थे। हम सौतेला शब्द नहीं कहते हैं यूं तो, लेकिन नीलाभ और इनमें उम्र का 11 वर्ष का फासला है। तो 11 साल बड़ा भाई नीलाभ का क्लोज कभी नहीं हुआ बहुत, ये मैं कह सकती हूँ। और मैं इसके पीछे एक बहुत अच्छी आपको घटना बताती हूँ, ये बड़ी पारिवारिक सी बात है। ऐसा हुआ कि नीलाभ जी का जन्म बंबई में हुआ था। ये लीलावती हॉस्पिटल है। उस वक्त, जिस वक्त इनको ये संतान होने वाली थी, कौशल्या जी की, ये गर्भवती थी, तो उस वक्त राजेंद्र सिंह बेदी के मेहमान थे पिताजी और पिताजी की पत्नी, यानी मेरी माता, या माता जी। जब इन्हें हॉस्पिटल में पता चला कि इन्हें एडमिट करना है, तो उस वक्त राजेंद्र साहब के ना कोई कार इमीडिएटली नहीं थी। तो पास में एक हीरोइन रहती थी, बड़ी मशहूर अदाकारा है, आपने नाम जरूर सुना होगा, नलिनी जयवंत। उस जमाने की बड़ी मशहूर अदाकारा है। इनसे कार मंगाई गई, कौशल्या जी को उसमें बिठाया गया, और अस्पताल पहुंचने से पहले इनका जन्म हो गया। तो ये हीरोइन की कार में जन्मे, ठीक है। ये खबर यहाँ से, बंबई से, क्योंकि जालंधर हमारा पैतृक निवास है, हमारे अश्क साहब का, पिताजी का, कल्लोबानी जगह पर अश्क जी पैदा हुए हैं। तो उस वक्त अश्क जी के पिताजी थे माधव राम शर्मा जी, नाम है उनका, और उनकी पत्नी का है बासंती मिश्रा अपने साइड। बाद में बासंती शर्मा वो भी हो गई। तो नीलाभ के दादाजी और दादी जी के पास ये खबर पहुंची, पोस्ट कार्ड चलते थे उस टाइम पर, पोस्ट कार्ड से ये खबर वहां पहुंची कि भाई ये जो बच्चा है ये अब अकेला नहीं है, इसका एक भाई वहां पैदा हो गया है बंबई में। तो वो बच्चा 11 साल का था उस वक्त, क्योंकि इन दोनों में 11 साल का डिफरेंस है। तो वो बहुत खुश हुआ एकदम से कि अरे मेरा भाई आ गया, गुड्डा आ गया, गुड्डा आ गया, एक तरह से नाम ही उनका दिया हुआ था। वो गया तुरंत, अपनी गुल्लक फोड़ा उसने, उसने थोड़ी सी टॉफी खरीदी, वो बताशे खरीदे, उस जमाने में बताशे, टॉफियां वगैरह शायद नहीं चलती होंगी, वो बताशे दौड़े दौड़ा खरीद के लाया, और उसने अपने लोगों को बांटने कहा, क्या मेरा भैया आ गया है, मेरा भाई आया है, गुड्डा आ गया है घर में, ये लो बताशे खाओ। तो इन्होंने, इनका जो नाम है, घर की चाचियों ने, यानी कि अश्क जी की भी चाचियां, अश्क जी की भाभी और छोटी भावा जी जिन्हें कहते हैं, छोटे भाई की पत्नियां, इन्होंने उसे डांटा। उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन पैदा हो गया है, तुम्हारा सारा हिस्सा वो खा जाएगा। ये उसके बच्चे के दिमाग में भर दिया। तो वो जो बताशे का उसने डोलची ली हुई थी, वो उस जमाने में ऐसे कुछ मिलती थी टोकरी में, कागज के थैले शायद नहीं चलते हो या जो भी हो, तो वो उसने फेंक दिया कि मतलब मेरा तो दुश्मन आ गया है, अब मैं क्या करूं, मतलब ये चाचिया लोग ने ऐसा कह दिया। तो ये जो बच्चे के मन में एक बात बैठ गई, तो जो आप उनका एक भाई था, तो ये एक चीज हमेशा चली, ये एक बात उनके दिल में हमेशा रही, वो उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई। जबकि कौशल्या माता जी ने उस 11 साल के बच्चे की परवरिश की, उसे पढ़ाया, उसे लिखाया, उसे स्टैब्लिश किया। नीलाभ प्रकाशन जो स्थापित किया, उसने भी उसे हिस्सा दिया कि कहीं से ये ना लग जाए कि ये सौतेला है। वो हमेशा कहती रही है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा एक नीलाभ अकेला नहीं है, एक वो बड़ा वाला है जिनका देहांत हो गया, एक हमारा नीलाभ है, और एक हमारा नीलाभ प्रकाशन है। ये 3 बच्चे हैं जो मैं पाल रही हूँ, और चौथे अश्वित जी हैं जो सबसे शरारती है और जिन्हें सबसे ज्यादा देखना पड़ता है। तो जो आपने ये कहा कि उनका एक और भाई था, तो बहुत समय पहले तो, और फिर जब उनकी पत्नी आई, ये भाव वो और भी ज्यादा लेके आई। वो भी साहित्यकार परिवार से नहीं आ रही थी, वो खन्ना पंखा बनाने वाले कलकत्ता के एक परिवार के लोग थे, वहां से वो आई उनकी पत्नी।
क्योंकि वो सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी वो बिल्कुल, लेकिन अच्छी सुगृहिणी थी। तो इसलिए पिताजी गए थे किसी काम से कलकत्ता, जिसका एक हब पहले के जमाने में कलकत्ता भी हुआ करता था। इलाहाबाद और कलकत्ता था, दिल्ली तो बहुत बाद में बना है। तो कलकत्ता किसी गोष्ठी में गए थे, तो बाई चांस भेंट हुई। तो बघेला बहुत कुशल घर गृहस्थी देखने वाली है, और अष्ट जी ने हमेशा बहुत कुशल गृहिणियां ही बहू के रूप में ढूंढी थी। तब फिर ये आई। तो जो प्यार बहुत ज्यादा कौशल्या जी ने बनाने की कोशिश की। आप सोच सकते हैं कि हमारे खानदानी जेवर जो थे वो सब उन्होंने बड़े वाले को दिए कि वो बड़ी है, सारे खानदानी जेवर उन्हें दिए। जो खुद बनाए वो भी उन्होंने दिए कि भाई कहीं से ये बात ना आए। लेकिन भाई बहन वाला जो लगाव है, ये उनको पढ़ने में बहुत रुचि भी नहीं थी। ये बात तो साफ हो गई कि ये तो क्लियर हो गई। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये याद दिलाया। तो उमेश के बारे में, उमेश अश्क के बारे में, और चलिए हम लोग आज नीलाभ के बारे में ही बात करते हैं। तो हम लोग जो मेन बात कर रहे थे कि नीलाभ अपने आप को कवि मानते थे और कविता लिखने में ही उनको ज्यादा आनंद मिलता था, अच्छा लगता था। अगर आप कहें तो मैं आपको इनकी पहली कविता का वो बताऊं किस्सा। पहली कविता का, जब ये कविता लिखना कोई भी इंसान कब शुरू करता है, जब वो किशोर होता है। किशोर उम्र में, मतलब जैसे कुछ करना है, क्या करना है, तो वो किशोर मन था जब उन्होंने एक कविता लिखी थी। क्योंकि ये बहुत बड़े से उसमें रह रहे थे, हवेली में। चारों तरफ पेड़ पौधे थे, हर प्रकार के पेड़, हर प्रकार के पौधे, देशी विदेशी सब लगाए हुए थे। तो उसी माहौल, उसी हरियाली में बैठकर इन्होंने एक कविता लिखी, और वो कविता जो है इनकी उन्हीं हरियाली और प्रेम और इन सबको लेकर मिलजुल कर रची गई। तो ये बात पिताजी को पता चली, अश्क साहब को, कि भाई बेटे ने कविता लिखी हुई है। लेकिन इसी समय पिताजी को एक ये भी खबर मिली कि जो लड़का है उसने सिगरेट पी है। ये एक बड़ा मतलब मजेदार सा किस्सा है, मैंने इसे कभी शेयर किया नहीं है शायद। वो ये हुआ कि उन्होंने, पिताजी ने बुलाया इन्हें कि भाई पता चला है कि तुम सिगरेट पीने लगे हो। तो सामने बैठाया, वो हमेशा स्टडी पर ही बैठते थे ऐसे ही, और टेबल एक रखती थी, और सामने कोई भी आए, कोई भी इंटरव्यू करने आए, कोई भी आए, सामने बैठाते थे। तो नीलाभ को भी बैठाया, कहे गुड्डा आओ बैठो जरा यहाँ सामने। तो गुड्डा आकर बैठे कि पिताजी ने बुलाया, क्या बात है, जरूर कोई खास बात है, इसीलिए बुलाया गया है। तो सिगरेट का एक डिब्बा रखा और एक माचिस लाइटर रखा, बोलते लो लो पियो पियो। तो एकदम डर गया कि लगता है इनको पता चल गया है, इन्होंने मुझे देख लिया है कहीं से। तो एकदम सहमे सहमे सा बैठे रहे। तो कहते हैं कि अरे भाई तुम पीने लगे हो, तुम तो बड़े हो गए हो, तो मेरे सामने पियो। अब इनकी एकदम सिट्टी पिट्टी गुम, एकदम खामोश ऐसे डरे डरे बैठे रहे कि क्या हो गया, इतना बड़ा अनर्थ जो है वो पता चल गया इनको कि मैं, और वो इन्हें पता चल गई। तो अब क्योंकि वो पिता है, वो ये देख रहा है कि मेरा बच्चा बहुत सहम गया है, बहुत डर गया है बुरी तरह से। तो उन्होंने ऐसे कहा कि, धीरे से ऐसे कहा, हटाया, जो काम सामने ना कर सको काम मत किया करो, वही काम किया जाता है जो सामने भी कर सको तुम किसी के। ऐसे ही उन्होंने ये कहा, इसी चीज के क्रम में उन्होंने आगे कहा कि दोस्त वही तुम्हारा हो सकता है जो घर आया और माता पिता को फेस करे, उनसे छुप के दोस्ती रखा वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुए नीलाभ उस दिन। फिर उन्होंने कहा पता चला तुमने कविता भी लिखी है। अब नीलाभ मुस्कुराए, थोड़ा सा ऐसे ऊपर मुंह किया, नीचे एकदम डरे बैठे थे। तो कहते हैं कविता लिखना अच्छा काम है, तुम ये काम पब्लिकली कर सकते हो, तुम अपनी कविताएं पब्लिकली दिखा सकते हो। सुना है तुमने कविता लिखी, क्या तुम मुझे दिखाना पसंद करोगे? तो ऐसे यूं बोले, हाँ, मतलब आवाज निकल नहीं रही, सिगरेट की छोटी बात नहीं है। फिर करके फिर गए, फिर कविता लाके दिखाई। तो थोड़ा सा उन्होंने जो दुरुस्त कर सकते हैं, जो इस्लाह करते हैं उस्ताद, वो थोड़ी सी उन्होंने इस्लाहियत उन्हें दी, और सलाहियत नीलाभ ने जब सीखी, फिर वो कविता अच्छी, पहले कविता लिखते थे। तो इस तरह से शुरू हुई कविता लिखना, ये इनकी पहली कविता का किस्सा है। फिर इनकी 69 में पहली कविता का संग्रह आया। इनकी कुल कविताओं का संग्रह 48 है, 50 और 2 और अनपब्लिश्ड है, घर पर ही है। मुझे कोई ईमानदार प्रकाशक समझ में आएगा तो मैं उसे दूंगी और प्रकाश
करवाऊंगी। 48 प्रकाशित इनकी किताबों की लिस्ट है जो कविताएं हैं। मैं आपको इसे बता सकती हूँ। अभी देखिए, मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे नीलाभ जब अपनी 48वां संग्रह लेकर घर आए हैं, मैं थी तो बड़े खुश खुश बता रहे हैं, तुम्हें पता है? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं आज मेरे अशोक वाजपेयी से भी ज्यादा किताबों के संग्रह आ चुके हैं, ये देखो मेरा लेटेस्ट। तो अब अशोक वाजपेयी जी को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, इन्हीं ने जो बताया और दिल्ली आकर जो मैंने जाना, क्योंकि इलाहाबाद में मैं इन्हें बिल्कुल अशोक वाजपेयी का नाम मैंने नहीं सुना था। वहां अशोक वाजपेयी एक दूसरा बहुत गद्दावर नेता है, वो है राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी का बेटा, वो सांसद भी रहा, ये सब कांग्रेसी पुराने हैं। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी का हमारे घर आना जाना बहुत था, मेरे ग्रैंडफादर से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, गवर्नर रही है कई जगह की। केशीनाथ त्रिपाठी जी के साथ भी वो आई हैं, तब केशीनाथ त्रिपाठी जी कम उम्र के हुआ करते थे। केशीनाथ त्रिपाठी जी अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, जब वो गवर्नर बने थे तब भी मिठाई लेके आए थे बाबा के पास, मेरे ग्रैंडफादर के पास। तो मैं अशोक वाजपेयी वही जानती थी कि वो जो उनका लड़का है राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी का। फिर पता चला कि नहीं नहीं, यहाँ कोई कवि भी है, दिल्ली में है। हाँ फिर बोलिए। हाँ, फिर प्रोज इस तरह से है, प्रोज इन्होंने बनाया है इसका कलेक्शन, अपने कॉलम्स का, अपने आलेखों का, अपने भाषणों का, उसकी है 20-25 किताबें इन प्रोज की हैं। संपादन तो इन्होंने अनलिमिटेड चीजों का किया है, इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं संपादित की हैं, पिताजी की कहानियों के मंटों का इन्होंने बहुत सारे डिटेल किए हैं, अज्ञे जी पर इन्होंने काम किया हुआ है, उर्दू पर इनके काफी सारे, मुनव्वर राणा के हो गए, राहत साहब अभी उनका इंतकाल हुआ है। गालिब साहब के चीजों पर, गालिब साहब की तो टीका ही लिखी है पूरी। और इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, जैसे हम लोग देखते हैं आमतौर पर रामायण जो होती है, राम कथा ये लोगों को बहुत पसंद होती है, राम कथा पर लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन नीलाभ का जो इंटरेस्ट का ग्रंथ है वो होमर का, वेस्टर्न का जितना है, इंडियन में उन्हें महाभारत बहुत पसंद थी। नीलाभ ने फिर से महाभारत 2 खंडों में लिखी है और हार्पर कॉलिंस ने उसे पब्लिश किया है, तो वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, जो चीज मैंने इनकी देखी। तो प्रोस में इतना उनका काम है। अब उनका एक महत्वपूर्ण काम कृतियों में अगर देखिए तो सबसे जो जिससे वो जाने पहचाने जाने लगे बाद में, क्योंकि कविता बहुत पैसा नहीं देती आपको, आजीविका चलाने का पैसा तब तक नहीं देती जब तक कि आप किसी सरकारी कुर्सी पर ना बैठे हों, जब तक आप अपनी किताबें सरकारी जगहों पे ना लगा रहे हो, है ना? तो इसलिए कविता बहुत ज्यादा, कवि जितने भी कवि है आप देखिए, चाहे वो नागार्जुन साहब हो, चाहे ये आपके निराला जी हो, सब बहुत ही कंगाली में जीवन इन्होंने दिया है। गालिब साहब तक, गालिब से बड़ा महाकवि कौन है, गालिब तक ने जिंदगी में बहुत ही कंगाली देखी है। वो पूरी जिंदगी वजीफे के लिए, पूरी जिंदगी पेंशन के लिए, सरकारें आती रही, नवाब आते रहे जाते रहे, मुगलिया सल्तनत चलती रही, लेकिन इनको जो है कभी कभी लोग कभी बड़े हर्षित होके पैसे में नहीं नहाए, अगर कि वो किसी सरकारी कुर्सी पर ना बैठे हों। अब इससे इस संदर्भ में एक चीज याद आती है कि नीलाभ की कविताओं के जैसे कुछ संग्रह हैं, जैसे जिनके कुछ नाम मैं अगर बताऊं, जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी, जैसे एक संग्रह का नाम है, जैसे पहला संग्रह उनका है संस्मरण आरंभ, क्या से मेरा संस्मरण शुरू हो रहा है, ये उनकी पहली कविता का संग्रह है। उनको पहली कविता पर इनाम एक यहाँ पर नवलेखन, तब नवलेखन नाम से नहीं, युवा पुरस्कार करके देते थे, तो ज्ञानपीठ ने उन्हें पुरस्कृत किया था, पहली कविता पर उन्हें मिला था वो पुरस्कार। फिर उनका कविता संग्रह आया, फिर कई कविता, जंगल खामोश है जैसे, बहुत सारे धीरे धीरे आते रहे। लेकिन इसमें मजेदार एक बात ये देखिए, एक सरकारी जिलाधिकारी पद पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसने नीलाभ की हर किताब से मिलते जुलते टाइटल की अपनी किताबें निकालनी है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, जंगल खामोश है या ईश्वर को मोक्ष, ये नीलाभ की किताब है, उन्होंने निकाल दिया ईश्वर को मौत। देखिए, जंगल खामोश है, खामोश है हम, जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी, मैं सांस ले रहा हूं अभी। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब कहेंगे बात, मैंने फोन किया सीधे डीएम साहब को, डीएम साहब ये सब क्या है, पूरी लिस्ट हमने उनको दी, हमने कहा आपको नीलाभ के इतना बड़ा प्रेमी और इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा पाठक, इतना कुर्बान आदमी तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि वो उसकी हर नाम पर एक अपनी कविता किताब निकाल रहा है।
तो वो बोले ये केवल संयोग है। मैंने कहा संयोग एक किताब से होता है, 2 किताब की तो 8 किताबें उसी की टाइटल पर हैं, क्यों है ऐसा? बोले ये बात प्रकाशक को कहनी चाहिए थी। फिर तभी मैं प्रकाशकों से बड़ी नाराज रहती हूँ। और फिर मैं एक बार ये बात कहूंगी, और अभी मुझे शाम को भी एक जगह ये बात कहनी है कि मैं सभी उसके पाठकों और सभी नीलाव के प्रेमियों से आज उसकी 75वीं वर्षगांठ पर ये दरखास्त करती हूँ कि उसकी किताबें प्रकाशकों से ना खरीदे, वो हमसे पांडुलिपि ले ले, मैं उसे फ्री में दे दूंगी, मैं उसको फ्री में देती हूँ, वो पढ़े, सराहे, पसंद करे ना करे बता दे, अच्छी लगती है, समृद्ध हो जाए, लेकिन वो प्रकाशकों से किताब ना खरीदे भाई। प्रकाशक तो बड़ा ही मतलब तमाशा मचाए हुए हैं, रॉयल्टी उनको देनी नहीं है, ये उन्हें करना नहीं है। और बताइए ये सीरीज आप देख रहे हैं, एकदम उसी नाम से एक और सीरीज चल रही है साथ साथ, जो उसकी किताब वो उनकी किताब, ईश्वर को मोक्ष तो वो ईश्वर को मौत दे रहे हैं। बताइए, मतलब ये ट्रिब्यूट है पूरा कवियों का, ये मतलब इतने बड़े कवियों को ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो नीलाभ की सारी रचनाएं पढ़ी होंगी, मतलब महाभारत भी पढ़ी होगी, कविताएं भी पढ़ी होंगी, जो जो लिखा होगा उन्होंने संस्मरण भी पढ़े होंगे आपने। नीलाभ ने कुछ संस्मरण भी लिखे थे, अच्छे खासे संस्मरण लिखे थे। बिल्कुल बिल्कुल लिखे हैं जी। हाँ हाँ, और एक हमारे मित्र हैं यहाँ पर पटना से, राणा प्रताप, उन्होंने कहा कि नीलाभ प्रकाशन में एक उर्दू का टाइपराइटर भी हुआ करता था किसी जमाने में। हाँ, पिताजी का था वो, एक्चुअली वो पिताजी का था। और वो नीलाभ प्रकाशन जो हमारा इलाहाबाद में दफ्तर है वो वहां पे रखा हुआ भी है, उसको चलाने उस्मान नाम का लड़का आता था, मुझे लगा आप लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल था, सही, आपको याद है, जो भी आप है, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपको नमस्ते, आपको बहुत अच्छी चीज याद है। राणा प्रताप जी हैं, ये एक कहानीकार हैं और हम लोगों के बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, नीलाभ के भी बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। अच्छा, और उनको याद आ गया होगा। अच्छा, ये बताइए बहुत आपको कि नमस्कार। हाँ, जैसे आज नीलाभ की जयंती है, और अभी थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि उनकी तबीयत जब खराब नहीं हुई थी और जब आपके साथ वो अच्छी सेहत में थे, तो नीलाभ के दिमाग में आगे क्या योजनाएं आ रही थी, मतलब कि लेखन के क्षेत्र में? और अब उनके पास अगर जैसे मान लीजिए उनका देहांत नहीं हुआ होता तो उनके सामने क्या क्या योजनाएं थी, इस पर जरा हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, बहुत सारी अच्छी योजनाएं थी, मैंने आपको बताया जो योजनाएं थी उनमें प्रारंभिक तो अनुवाद था, जो काम वो पहले से ही शुरू कर रखे थे, उन्होंने पहले से ही वो काम किया हुआ था, बढ़ा रहे थे बस आगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट ट्रांसलेशन पर थे, उन्होंने बीबीसी लंदन में बहुत अच्छा अपना टेन्योर गुजारा है, एक बड़ी अच्छी इनिंग उनकी लंदन में गुजरी है, वहां से भी उनके पास कुछ अच्छे ऑफर थे, तो वो लंदन में जाकर कुछ आगे काम सोच रहे थे करने को, कुछ ट्रेनिंग आगे देने को, कुछ एक तो जिस जमाने में नीलाभ पत्रकार एक ब्रॉडकास्टर के रूप में गए थे 80s में लंदन, उस वक्त 80 के दशक में इतने पत्रकारों का हुजूम नहीं था, इतने पत्रकारिता के कॉलेजेस नहीं थे, इतने ट्रेनिंग सेंटर, इतने चैनल्स नहीं थे कि हम हर पत्रकार को रोजगार दे सकें। जिन फील्ड्स में रोजगार बहुत ज्यादा होगा वहीं पर आप देखेंगे कि विद्यार्थी रुख करेंगे। तो उस जमाने में नीलाभ लंदन गए, उन्होंने नौकरी थोड़े दिन वहां पर की, उनकी पक्की नौकरी थी, वो लंदन बीबीसी प्रसारण सेवा हिंदी में पक्की नौकरी उनकी थी, पर वो हिंदी के मोह और अपने इलाहाबाद शहर के प्रेम में वापस आ गए थे। तो अब उनके जो उत्तरार्ध का ये सेशन था, जब मैं उनके साथ थी, तो अनुवाद एक तो वो कर ही रहे थे, अनुवाद उनका सुंदर जा रहा था, क्योंकि इसमें उनके पास बड़े अच्छे, उन्होंने रॉनी स्क्रूवाला जैसे ये बिजनेस टाइकून जो है, इसकी किताब को अनुवाद किया। ये है देखो मुझे इसकी शक्ल याद, मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी उन्होंने की है ट्रांसलेट, मतलब उन्होंने 152 किताबें जो ट्रांसलेट की है। इस आधार पे उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, जेएनयू से उनको बराबर हर 3 महीने में वो लेक्चर देने जाते ही थे, उनकी वर्कशॉप होती थी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अंडर गोइंग थे और बहुत सारे पाइपलाइन में थे।
तो ऐसी दिक्कत नहीं थी कि सिर्फ प्रकाशक पर ही वो टिके रहें, लेकिन प्रकाशकों ने उन्हें काफी बड़ा बड़ा धोखा दिया है, तो इसलिए भी उन्होंने और जगह जाना पसंद किया। तो एक ट्रेनिंग देने के लिए लंदन से उन्हें बुलाया गया था। तो कैलाश बुधवार जी थे, कैलाश बुधवार जी का अभी 11 जुलाई को इंतकाल हो गया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि वो उनके पिता सदृश थे। करियर बनाने में कैलाश बुधवार जी का बड़ा प्यारा हाथ था। उनका एक मेल है, अभी मैं शाम को पढ़ूंगी, आपको आप सुनने मिल जाएगा, मैं शेयर करूंगी यहाँ पर। तो बुधवार जी ने मेल जब भेजा तो उसमें उन्होंने बताया था कि मैंने इस लड़के को 1.5 साल घुटनों के बल चलते हुए देखा है, और आज इतना टैलेंटेड लड़का बन के ये मेरे प्रसारण सेवा में मेरे यहाँ काम करने आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि अब जब तुम इतने सीनियर हो तो तुम सीनियरिटी के बेस पर यहाँ और काम करो कुछ ना कुछ। तो इन्होंने ये कहा था कि उस वक्त तो मैं हड़बड़ी में लौट आया, मुझे कोई साहित्यिक पार्टनर नहीं मिला जो जीवन में हो, जो घर के बाकी सारे लोग थे, माताजी बुजुर्ग हो गई थी, पिताजी चले गए थे, तो अब बहुत अकेला हो गया था। अगर यही वो बार बार जो उन्होंने, जब से मैं उनके जीवन, तो मुझे जीवन में पहले क्यों नहीं मिल गई। तो सीधी सा जवाब मेरा हमेशा था कि भाई मैं तब पैदा नहीं हुई थी जब आप युवा थे, मैं आपको कैसे मिल सकती थी। तो अब कह रहे हैं चलो अब मिल गई हूँ, चलो अब हम लोग लंदन चलते हैं, रहेंगे हमेशा। तो मैंने कहा ठीक है, रहना चाहिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हैं वहाँ, हमको प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई नौकरी, हम लोगों के संग एक प्रॉब्लम है, हम दोनों के साथ भी है, नीलाभ जी के साथ ये बड़ी अच्छी बात है कि हम दोनों 10 से 4 नौकरी से बचते हैं। हम 10 से 4 बहुत सज सवर के जाकर फिर लौट नहीं सकते। 10 से 4 हम अपने टेबल पर बैठ के काम करते हैं घर पर। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये इसी ही सीरियल के हैं, इन्हीं ही चीजों के हैं। वो ब्रॉडकास्टिंग को आगे बढ़ाने का हो, वहां पे ट्रेनिंग देने का हो, अनुवाद का हो, एडिटिंग हो, फिल्म मेकिंग हो। नीलाभ ने फिल्में बनाई हैं, नीलाभ ने सीरियल्स बनाए हैं। विशाल भारद्वाज से उनकी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें, क्योंकि नीलाभ हम ये शेक्सपियर की 4 जो मेन ट्रेजेडीज है इस पर काम कर चुके थे, और भी उनका नहीं हुआ था, तो किंग लेयर पर हो रहा था कि करेंगे। तो ये चीजें थी प्रोजेक्ट में, बहुत सारी चीजें थी, इन सब में मैं उनके साथ रहती। लेकिन ये बहुत खराब बात है, बहुत दुखद है कि नहीं रहे। वो बीमार, आप सोच नहीं सकते हैं। 23 तारीख को गए हैं, 22 तारीख तक, 23 तारीख तक की हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि कल हमें क्या 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 करना है। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक मेरे पास जानकारी है, नीलाभ जो है वो अगर कहा जाए तो यारों के यार थे, और दोस्ती और बैठकी में बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया अपना। तो आपसे जब उनकी मुलाकात हुई और आप जब उनकी जिंदगी में आई, तो आपने इस पर थोड़ा उनको टोका वगैरह कि नहीं कि स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और थोड़ा बैठकबाजी और थोड़ा खान पान पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और इस बात को लेके अच्छी खासी बहस भी हुई है हम लोगों की, और वो बहुत चर्चित बहस रही है, बहुत चर्चित विवाद रहा। उनका पीना दोस्तों ने शुरू करवाया था। जैसा मैंने आपको बताया कि वो बहुत अकेला जीवन जिया है उन्होंने, पूरा जीवन। बहुत एकाकी जीवन अंदर से रहा, जब भाई-बहन नहीं है, एक ही बेटा है, माता-पिता हमेशा काम पर है, तो संतान बहुत अकेली है। ये मैं महसूस करती हूँ। तो वो उस अकेलेपन को इनके बुरे सहयोगियों, बुरे साथियों ने कई ऐसी दुर्व्यसनों से भर दिया जो नहीं होना चाहिए था। 12 साल की उम्र से उन्होंने पहली बार शराब जो है वो चखी थी, 12 साल की उम्र में, जब वो 12 साल के थे। कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि माता पिता घर में है नहीं, नौकरों का बसेरा है। जो आप सेहत के लिए कह रहे हैं, ये सेहत उनकी, देखिए पहले तो वो पहलवानी करते थे, बहुत बढ़िया उनकी सेहत, और बहुत शानदार पहलवान हुआ करते थे। राजेंद्र यादव जी से उन्होंने पंजा लड़ाया है, हराया है, कितनी बार पटकनी दी है। बहुत बढ़िया उनकी बॉडी शेप और स्ट्रक्चर था, बहुत अच्छा खान पान था। लेकिन जो उनके दोस्त बन बन के मिले, मुझको मिटाने वाले, जो ये मिटाने वाले आए हैं, ये मिटाने वालों ने उनकी आदतें बहुत खराब की, और नीलाभ के दौलत पर बहुत ज़माने ऐश किया। वो तो ऐसे बहुत सारे मित्र रहे उनके जो बहुत दिनों तक हमारे यहाँ रहे। लेकिन अगर नीलाभ की सेहत की जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए आपको सेहत की फ़िक्र है, शायद एक ये बात है, बहुत जायज़ है फ़िक्र आपकी। तो मैंने तो टोका, मैंने बंद ही की है।
अब आप सोचिए, एक प्रकाशक की विवाह, एक प्रकाशक की बेटी का विवाह था, हम वहां पर गए थे। देखिए जो कह रहे हैं आप सेहत का बहुत ख्याल रखती थी, और क्या चीजें हैं जो उनकी सेहत को सही नहीं रहने दे रही है। वहां पर दो एक दोस्त थे, तो सब कह रहे थे कि भाई आज समारोह का दिन है, तुम्हें शराब पीनी चाहिए, तुम तो इतना पीने वाले हो, ये है वो है। लेकिन नीलाभ मुझे कसम दे चुके थे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो नीलाभ ने कहा नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं भूमिका को कसम दे चुका हूँ। हमने बहुत बहुत अर्ली एज में ही, शादी होते ही नीलाभ ने जो 2-3 काम बदले हैं, जैसे वो शाकाहारी हो गए। कभी उन्होंने मेरे मेरे किचन में प्याज का एक छिलका नहीं आया। उन्होंने कहा तुम्हारा किचन है, जो इसमें बनेगा मैं वही खाऊंगा। तो उस समारोह में जिसमें वो गए, उनके और मित्र थे, उन्होंने कहा कि शराब तो भाई पीनी चाहिए, ये तो फंक्शन का दिन है। तो नीलाभ ने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं उसको कसम दे रखा हूँ, और वो मेरी नई नई बीवी है, और मैं उसे बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल उसको उसकी कोई बात काट नहीं सकता, उसने मुझे मना कर रखा है, तो मैं नहीं पीऊंगा। तो एक वहाँ उनके दोस्त थे पंकज सिंह, मैं उनका स्टेटमेंट कह रही हूँ, अब वो रहे नहीं, हालांकि वो अच्छे थे, मित्रवत थे, बहुत सहृदय अच्छे दोस्त रहे नीलाभ के। पर उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा कि एक शेर था, एक बब्बर शेर था, इसको एक ऐसी शेरनी मिली जिसने इसे मेमना बना दिया। मतलब कि इसको पीने को वो प्रवोक कर रहे हैं कि तुम पियो। तो मैं बस नीलाभ को ऐसे देख रही थी कि अब तुम जो समझो, लेकिन नीलाभ नहीं पी। तो ये चीज चली आगे, इस चीज ने नुकसान पहुंचाया। फिर मना किया, फिर मना करते करते वो मानते भी रहे, उन्होंने हमेशा मानी मेरी बात, मुझे बहुत इस बात की खुशी भी है। लेकिन एक सीमा ऐसी भी आई जब उनके दोस्तों ने इस तरह उस पर हावी हुए, उनके दोस्तों का इस कदर मतलब इंटरफेरेंस रहा जीवन में, कि फिर विवाद भी इस बात को लेकर हुआ कि आप पीना नहीं छोड़ेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने नहीं पिया, लेकिन आखिरी स्टेज पर फिर उनकी वही चीज लौटी। डॉक्टर बहुत बदले, 4-4 5-5 डॉक्टर। सबसे पहले उन्होंने सिसोदिया, जो जब वो दिल्ली आए थे इलाहाबाद से, तो मलिक देख रहा था, कोई भी इनकी प्रॉब्लम होती थी तो मलिक से इनकी कहा सुनी हो गई। मलिक ने कई चीजें रोकी, ये मत पियो, ये ना पियो, ये ना करो, तो वो नहीं मान रहे थे, तो मलिक को छोड़ दिया। जब मेरी शादी हुई है उससे 11 साल पहले, यानी कि आज से करीब 18 साल पहले, और पहले 18 साल पहले एक ऑपरेशन एक्सेस का हुआ था, बड़ी आंत का, इलाहाबाद में डॉक्टर मुक्ता श्रीवास्तव जी ने किया था, और उन्होंने कहा था अगर तुमने शराब की एक बूंद भी आगे पी तो फिर तुम मेरी क्लिनिक में मत आना, मेरा फोन तुम मत ट्राई करना। ये स्थिति थी। लेकिन वो 18 साल की दो बार छोड़ी, उसके बाद तो उन्होंने इतनी पी, फिर किसी की मानी नहीं। एक सीमा तक सबकी कस्में, सबकी बातें, मेरी भी बात बहुत मानी, लेकिन लास्ट स्टेज पर नहीं माने। एक बार की बात मैं आपको बताऊं कि जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो पुलिस अधिकारी कोई भी जो सीनियर होते हैं वो एक बार घर आते हैं, तो इनकी सारी बोतलें कबाड़ी ले जा रहा था, तो इन्होंने कहा ये अंकल पीते थे इतना। तो मैंने कहा हाँ ये उन्हीं की सारी बॉटल है। तो बल्कि वो ताज्जुब में पड़ गया, कह रहा ये इतने दिन कैसे जी गए, ये आपकी सेवा का असर है, ये आपका समर्पण है। क्योंकि उस अधिकारी ने, क्योंकि उसी रोड पे खाना पड़ता है, तो अधिकारी लोग हमको कई बार दिखाते जाते, नमस्ते करते थे वो लोग, मैम नमस्ते, सर को नमस्ते करते थे, तो देखते थे कि ई रिक्शा में बैठा के ये लेकर जा रही है, टेस्ट कराने ला रही हैं, घर ले जा रही हैं। क्योंकि कई बार ड्राइवर नहीं मिलता है हमें, कई बार हमें ई रिक्शे का बिल्कुल, बरसात तो एक तो जुलाई के मौसम में गए हैं तो बहुत बरसात होती रहती थी, तो उस वक्त भी ड्राइवर छुट्टी करके बैठ गया है, तो मैं ई रिक्शा में इन्हें कई बार कई क्लिनिक लेकर गई हूँ। तो वो पुलिस अधिकारी कई बार उतार रहे हैं, बैठा रहे हैं, क्योंकि बाबू जी बहुत कमजोर हो गए, उठा दिक्कत हो रही है। तो इतनी बोतलें देखकर मतलब वो हैरान रह गए थे कि इतनी, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि वो सैकड़ा के गिनती विनती तो हमने की नहीं, बेच तो रह नहीं देते, ले जाओ बस। तो इतनी, कमरा पूरा भरा, पीछे का बरामदा पूरा भरा हुआ था, इतनी बोतलें थी। तो मुझे भी लगा था कि कितना ज्यादा इसने इन्होंने पी ली थी, इतना ना ना कहते हुए भी। अच्छा, बहुत दिनों तक जब शादी मेरी हुई, उसके 2 साल। हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब एक आखिरी सवाल। आपने तो काफी उनका ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पहले से ही स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इसलिए आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। नीलाभ जी के किस पहलू का आप पर ज्यादा असर हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, नीलाभ जी के किस पहलू का? नीलाभ जी के तो सभी, नीलाभ is a dynamic, is a fantastic, is an awesome creature of this earth, of this planet, in fact.
तो सबसे पहला जो उनका मुझे अच्छा लगता है, बहुत दोस्ताना उनका बर्ताव रहा है। कभी ये नहीं कि हम पति हैं और हम बहुत सुप्रीम हैं और आपको हमारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। नो, नो, ही इज़ ऑलवेज़ माय फ्रेंड। हम अगर मियाँ-बीवी हैं तो हम कागज़ पर मियाँ-बीवी हैं। तो दोस्ताना उनका, हाँ, उनका जो दोस्ताना रवैया है, दोस्ताना व्यवहार है, और उन्होंने मुझे जो और ये पहला तो ये कि वो दोस्ताना बहुत हैं, बहुत दोस्त जैसे हैं, कभी कोई सुप्रीमेसी नहीं। आप यकीन नहीं मारेंगे कि जब मैं आई हूँ तो उन्होंने मुझे ये बताया ही नहीं कि मैं कितना बड़ा राइटर या मैं कितनी बड़ी शख्सियत हूँ। ही वाज़ नॉट अ शख्स, ही वाज़ अ शख्सियत फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उन्होंने कभी ये ज़ाहिर ही नहीं होने दिया, इतना मतलब पोलाइट, इतना विनम्र, इतना हम्बल आदमी, इतना दोस्त पक्का। इलाहाबादी यार थे हम दोनों एक्चुअली। मैं इलाहाबादी ओरिजिनल, मैं तो पैदा ही वहीं हुई हूँ। नीरव तो बाद में आए हैं, इलाहाबाद शहर हमारे, और 40-50 साल काटे हैं वहाँ। तो हम दोनों दोस्त हैं पक्के। संबंध हो, दोस्ती के हों, मियाँ बीवी के हों, कोई के भी संबंध हो, वो विश्वास पर चलते हैं, है ना? तो वो जो कहते हैं, वो जो उनके शब्द हैं, इसकी इतनी अहमियत है उनकी जिंदगी में जितनी किसी की भी नहीं देखी मैंने आज तक। इतना ज्यादा अपने शब्दों का मान रखने वाला इंसान इस पूरी दुनिया में मैंने सिर्फ नीलाभ जी को देखा है, सिर्फ नीलाभ जी को। मतलब वो ऐसे ऐसे, वो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि एक हमारे यहाँ काम वाली रह गई कई सालों तक। तो मैंने उसे कहा कि तुम इस औरत से परेशान नहीं हो गए थे ना, ये पढ़ी लिखी है ना, ये वो तुम। तो उसने कहा, नीला, अब उन्होंने कहा, मैंने मैंने वचन दे दिया था कि तुम्हारा जिंदगी भर का भरण पोषण मेरे जिम्मे है, तो मैं कैसे उसे निकाल सकता था। जबकि उसके लड़के ने इतनी ज्यादा बदतमीजी की, नीला को अपना 3 खंडा मकान उस लड़के के कारण बेचना पड़ गया। ठीक बगल में रहने वाली किसी लड़की को लेकर भाग गया, नौकर का लड़का है। तो वो वहां इतनी लड़ाई हुई, कार लेके चोरी करके भाग गया। लेकिन इसके बावजूद नीला ने चूंकि शपथ ले ली थी, वचन रखा था कि उसका भरण पोषण आजीवन मुझे चलाना है, तो वो उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। आदमी कहाँ होता है इस दुनिया में, इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होता। एक आदमी है, वहां है, इलाहाबाद में है, बंगाली है, पेशे से वकील है वो। अब इसलिए देखिए, वो नियाब ने फोन पर बस कहा था कि मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आप आकर बोल देते। तो बहुत परेशानियों से नियाब उसके का चुनाव लड़ने गया था, तो बड़ी परेशानी से उस पहुंचे। उन्होंने उसके लिए भाषण आयशा की ओर से दिया और वो बहुत अच्छे मेजोरिटी से जीता भी। लेकिन अब यहीं पर आप देखें दूसरी तरफ, वो आदमी बाद में वकील बना और उसने कितने धोखे दिए नीलाभ को। देखिए, ये नीलाभ तो अपनी ओर से इतना बढ़िया आदमी है कि वो इतनी अच्छी अच्छी शपथ रख रहे हैं, अपने वचनों का इतना मान कर रहे हैं। लेकिन अगला देखिए, अगले का क्या है कि नीलाभ अपनी पहली पत्नी से जब अलग हो रहे थे, बाद में तो उनका देहांत भी हो गया, 2010 में उनका देहांत हो गया। लेकिन जब वो अलग होकर जा रही थी कि वो दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश वाला जो फ्लैट है वहां रहेंगी, इलाहाबाद में इनके साथ नहीं रहेंगी, वही आदमी जो कि जिसके लिए नीलाभ इतना परेशानियों में बरसात में गए भाषण देने और वो अध्यक्ष का चुनाव मेजोरिटी से जीता, जब नीलाभ और नीलाभ की पहली पत्नी अलग हो रहे हैं तो उसकी क्या भूमिका होती है। उसे पैचअप कराना चाहिए, उन्हें दोनों में सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप देखिए, ये नीलाभ की अच्छाइयों के सिले हैं, जो मुझे प्रभावित करती है जो चीज, ये उसी का हिस्सा है कि उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, 8 ट्रक सामान लेके। नीलाभ की पहली पत्नी ईस्ट ऑफ कैलाश वाले फ्लैट में आकर रहने के लिए गई, अलग होकर नीलाभ से। इलाहाबाद में नीलाभ को छोड़ आई। तो कुछ जेवर जो बनवाए थे माता जी ने अपनी बहू के लिए, उनकी बात हुई, वो लॉकर में रखे थे। तो ये इत्तेफाक से ये आदमी वहां बैठा था। तो हुआ कि इतनी पानी बरस रहा है, क्या कैसे जेवर लाकर कोई देगा। उसने कहा, मेरी कार है, मारुति वैन थी उसकी, मेरी कार से चलिए, चलकर ले आइए बैंक से, फिर अलग हो जाइए। मतलब वो रास्ता और सुगम कर रहा है कि आराम से अलग हो जाओ। फिर नीलाभ ने जन्मदिन की पार्टी थी, उसे स्पेशल बुलाया, तो बोलता मैं तो आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ नीलाभ भाई, आ रहा हूँ नीलाभ भाई। फिर बोला, मैं तो कावड़ियों के बीच में फंसा हूँ, मैं तो नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और आज वही आदमी, अच्छा, इस आदमी के लिए आप देखिए, नीलाभ की जो अच्छाई आप पूछ रहे हैं, क्या असर मुझ पर हुआ, यही सब बातें हैं। उस आदमी के लिए किसी ने कहा, नीलाभ जी आपके लिए उसने ऐसा कहा। नीलाभ ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा, आप शर्त लगा लीजिए। नीलाभ ने 50,000 रुपए की शर्त उस आदमी के लिए लगाई, उस आदमी के लिए जो इतना धोखेबाज था। और वो 50,000 रुपए उस समय नीलाभ ने कहा, मेरे पास इस समय सारी जगह जेब टटोल के
45,000 है, ये तुम रखो, 5 मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा। वो आदमी ऐसा नहीं कह सकता। नीलाभ शर्त हार गए थे, उसने ऐसा कहा था। आज भी वो दुश्मनों के ही खेमे में है। और देखिए नीलाभ की भलमनसाहट और नीलाभ की सादा दिली देखिए आप। मैं तेरी सादा दिली देख के निहाल हूँ। हो गया कि वो बहुत दोस्ताना है। दूसरा, वो अपने शब्दों के इतने पक्के आदमी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ही इज द ओनली पर्सन। इतनी ज्यादा उतने शब्दों की महत्व उनकी निगाह में है। तीसरी बात है, उनकी नॉलेज मुझे बहुत प्रभावित करती है, बहुत ही प्रभावित करती है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो मैं 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई लड़की हूँ, और मैंने 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एक से एक ग्रेट स्कॉलर्स, एक से एक प्रोफेसर देखे हैं। और इन सब के बावजूद मैंने नीलाभ को देखा तो मतलब जैसे कहते हैं आंखें खुली रह गई। नीलाभ के बाद बैठे हैं खुर्शीद अनवर के यहाँ, बड़े सुरूर में वो पार्टी थी, शाम की, बहुत रात तक चली वो। और नीलाभ ने एक से एक भाई, एक से एक शेर जो पढ़ने शुरू किए, के, वो मीर के, वो आतिश के, वो ज़ौक़ के, वो ज़फ़र के, मैं ऐसे ऐसे देखती रही। मैंने कहा यार मैंने नहीं चुना है। ये जो शेर है ना, ये शेर तो मैं पढ़ती भी रोक रोक करूं। मुझे सबसे कठिन शेर जो गालिब का याद है वो वही वाला बस है, नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर को। ये एक सबसे मुझे वजनी और सबसे टिपिकल टाइप का शेर याद था। और ऐसे वजनी शेर मुझे नहीं थे। नीलाभ ने ऐसे ऐसे वजनी शेर पढ़े हैं उस दिन। और तो मैंने एक बार मैंने कहा भी, तब हम एकदम नए नए थे हम लोग, तुम नहीं बोलते थे, एक दूसरे को आप ही बोल रहे थे। तो मैंने एक बार उनसे ऐसे मैं देख रही हूँ कि इतने भारी भारी शेर यार याद नहीं पढ़ता है, मैंने क्या चीज सुनी है अपनी जिंदगी में, वाह वाह। तो फिर मैंने उनसे कहा जरा ये शेर आप दोबारा पढ़िए। फिर मैंने ऐसे हिलाया, मैंने कहा सुनिए जरा ये शेर आप दोबारा पढ़िए। मैं देख रही थी कि हिंदी में पढ़ा है कि कहीं पढ़ के यानी दोबारा उन्होंने उसी लय में पढ़ा। क्या बात है, एक इनकी नॉलेज मतलब मैं कुर्बान, 100 बार मैं मर के भी जी जाऊंगी तो मैं ऐसा नॉलेजेबल आदमी ना पाऊंगी। अरबी की नॉलेज, फारसी की नॉलेज, फ्रेंच की नॉवेल, स्पेनिश की, जैज म्यूजिक, ईस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, क्या चीज है जो वो नहीं जानते, जिसमें उन्हें महारत नहीं आती। एक चीज जानते हैं, बेईमानी नहीं आती। एक चीज है वो झूठ बोल नहीं आते। एक चीज है वो ये नहीं पहचान पाते कि ये उसका शत्रु है, कि उसका मित्र है, वो ये नहीं पहचान पाता। ये एक बड़ी भारी भूमिका है। इसका लोगों ने ना फायदा उठाया। आखिरी दिनों तक मैं आपको बताऊं, एक लड़का है सब जगह जाता है, वो झींगुर मच्छर की जैसा है। वो सब हर एक बड़े साहित्यकार के पास जाएगा, बैठेगा कि शायद कुछ 4 बूंद शराब मिल जाए या कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वो हर जगह जाता है। नीलाभ जैसी शख्सियत जो वो इंटरव्यू दे तो वो किसी बहुत संभ्रांत पत्रकार को इंटरव्यू देंगे, तो किसी बहुत अपने को इंटरव्यू देंगे। वो कहता है उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया हुआ है क्या, और कह रहा है रिकॉर्ड है। भाई तुम रिकॉर्ड दिखाओ, कहाँ है, कौन सा इंटरव्यू है। सिर्फ आया मेरे सामने की बात देखो, नीलाभ की अच्छाई है कि नीलाभ जो है, मुझे नीलाभ की पसंद है चीज कि नीलाभ ने बोला अब सर बहुत जरूरत में हूँ। झिंगुर जैसा एकदम है, मतलब जैसे लगता है उसे बहुत महीनों से उसने खाना ही नहीं देखा है, खाया नहीं तो देखा ही नहीं। तो बोला सर बहुत जरूरत है, आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, अभी अभी शादी करके आ गया हूँ और मुझे जरूरत है। नीलाभ ने कहा ठीक है। नीलाभ ने उसे ट्रांसलेशन के लिए अच्छा खासा दिया और नीलाभ ने मुझे आके बताया, नीलाभ ने बताया कि मैंने उसे दे दिया है कम से कम 20-25 हजार रुपए मैं उसे जरूर दे दूंगा इस तरीके से, ये थोड़ा सा काम करके दे दे बस। वो काम लेकर वो गया, उसने कभी दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाई। नीलाभ यहाँ से फोन करके इतनी गंदी गंदी उसको गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम काम क्यों नहीं दे रहे हो, पत्रिका को निकालना है टाइम पर, तुम आओ, तुम्हें ट्रांसलेशन पे दिया है तो उसे काम तो उसे करना नहीं है, उसे तो मुफ्त होनी चाहिए। अभी वो अचानक प्रकट हो गया कि हमने उनका इंटरव्यू किया है। हाँ, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। तो नीलाभ जो है ना, अच्छे और बुरे या सच्चे और जो झूठे लोग हैं, इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। ये बस उनकी है, ये है। क्योंकि और सुनिए और देखिए, एक आपको और बताएं, एक वृद्धा है, 80 साल की करीब अब होने को आई हैं। इनके घर का देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं कहूँगी तो और नीलाभ की तारीफ अगर आप पूछे फिर मैं
बताऊंगी ये बात। नीलाम के कारण उन 80 वर्षीय महिला का पहली रचना तब आज से 60 साल पहले पहली कृति छपी। मेरे सगे मामा थे, उनके प्रकाशन से वो छापी गई पहली कृति। ठीक है। कौशल्या माता जी ये बात जानती थी कि इसका आदमी बेरोजगार है, इस महिला का। सालों उन्होंने चूल्हे का जलाया, उनका चूल्हा उन्होंने जलवाया कि नहीं नहीं तुम भूखी नहीं रहोगी, हम हैं। ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ठीक है। दिनों सालों उस घर का चूल्हा अश्क जी के माध्यम से जला, मेरे पति के माध्यम से चला, मैं कह रही हूँ, क्योंकि पति के ही नाम से वो आए थे मित्र बनकर वो लोग। नीलाभ की जिस दिन देहांत की खबर सुनी है उस औरत ने, आप विश्वास करेंगे इस घटना पर, मंगलेश ढबराल जी ने मुझे बताया। ये मंगलेश ढबराल जी नीलाभ के भी बहुत अच्छे मित्र। आया कि वो महिला मेरे बगल में खड़ी थी, उन्होंने बताया मंगलेश ढबराल जी ने कि वो महिला बगल में खड़ी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने मंगलेश जी से पूछा इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं, आपको खाना खाए बगैर जा रहे हैं इस समारोह से? भाई किसी के जन्मदिन का कहीं समारोह हो रहा है, कहीं कोई मौत हो गई किसी की, तो वास्ता नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। लेकिन जो वहां लोग हैं वो, उन्होंने खबर सुनी। मंगलेश जी ने कहा नहीं मैं दावत नहीं खा सकता, नीलाभ की मिट्टी में पहुंचना है। उन्होंने प्लेट रख दी। लेकिन ये जो औरत है ये दावत खाती रही। आप सोच सकते हैं, मैं कहती हूँ डायन और चुड़ैलें भी ऐसा नहीं होती होंगी। वो दावत खाती रही औरत है, वो अपनी दावत खा के आई। रात 9-10 बजे उसका फोन आया मेरे पास। मैंने सुना, बहुत मुझे अफसोस है, सुनो तुम घर पे मत रहना, एकदम अकेली होगी ना, नौकर चाकर ही तो होंगे, तुम कहीं चली जाओ। ये नहीं कहीं बेटा तुम मेरे पास सीधे घर आओ, तुम कहीं चली जाओ, उस घर में मत रहो, वहां से अभी अभी नीलाभ की देह उठी है, ऐसा उन्होंने कहा। दावत खा के डाइजेस्ट करके तब वो ये महिला बोल रही है। आप सोचिए कि नीलाभ की अच्छाइयां थी, कि नीलाभ ने ऐसे लोगों को दरिया दिली से चीजें बांटी। उदारता की मतलब एक्सट्रीम मिसाल है तो नीलाभ साहब है। फिर वो औरत को मैंने बरसी में कहा कि भैया 1 साल हो गया, दावत दावत खा लियो, तुम अब चली आना, बरसात बहुत हो रही है, मैं मतलब पकौड़ी खा रही है। जिस पत्रकार को भेजा कार से ले आओ, वो बता रहा है वो वहां पकौड़ियां खा रही है, वो ना आएंगी। देखिए जरा नमक हरामी की हद होती है, नमक हरामी की हद होती है। नीलाभ इन नमक हरामों को ना पहचान सके। ये मासूम आदमी जो है, ये उसकी मासूमियत, तेरी मासूमियत से मैं मर चुकी हूँ। मैंने 100 बार उस आदमी का, इसमें एज कहीं है ही नहीं, हम दोनों के रिश्तों में एज कहीं नहीं है, ये कितना प्यारा आदमी है। तो नीलाभ की एक ये अच्छाई हो गई। नीलाभ की एक अच्छाई और है, नीलाभ खुश दिल बहुत है, वो चाहे आखिरी सांसें गिन रहा हो। अब इसमें भी देख लूं, इसमें भी आपको बता दूं, एक लड़का आया लालची, एक देखिए मिसाल, एक और देखिए। नीलाभ एक कान में डायमंड पहनते थे, आदत थी उनकी हमेशा की, आपने भी देखा होगा, बड़े स्टाइल में रहते थे, मालिया की तरह कुछ। मालिया बदसूरत लगता है, नीलाभ खूबसूरत लगते थे, नीलाभ गोरे थे, मालिया काला है। तो नीलाभ जो है हीरा बनते थे। एक लड़का आया, बोला कि आपकी जो कान है दादा नीलाभ दादा, ये बड़ा सुंदर लगता है। तो नीलाभ का हीरा पहनता हूँ, अब क्या है आदत पड़ गई है, बचपन से पहन रहा हूँ। तो बोला मेरा भी बहुत मन होता है। तो नीलाभ ने ऐसे ही हंसी में कह दिया, अरे भाई तुम कान छिदाया हो, तुम पहन लेना, दे दूंगा। आप दे देंगे उसने? कान छेदन हिंदू, वो पांडे है लड़का, सोसाइटी में हिंदू में तब होता है जब माँ बाप मर गए हो या कोई अनहोनी हो तब छिदाते हैं। नीलाभ ने शौकिया छिनाया था। भाई वो ब्रिटिश पैदावार, वो ब्रिटिश माहौल में बड़े हो रहे हैं, उनको जो जिन्होंने उनका पालन पोषण किया वो मिसेस डेविस करके रही हैं, तो वो ब्रिटिश माहौल वाले हैं, वो ये सब परंपरा नहीं मानकर छेद करवा रहे हैं। ये लड़का कल ही छेद करके चला आया, अगले दिन बोलता है लीजिए दादा मैं छेद करके आया हूँ, हीरा दीजिए। और नीलाभ ऐसा आदमी, नीलाभ ने उतार के दे दिया। तो मैंने तो कहा था, तो ऐसा आपने कभी देखा है दुनिया में? ऐसा सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता है। और उस लड़के को नीलाभ आखिरी हफ्ते की बात में बताया, नीलाभ 23 तारीख को गए, मैं आपको 19 तारीख की बता रही हूँ, नीलाभ ने 19 तारीख को उसको फोन किया, चंडीगढ़ में रहता है, 3-4 घंटे में पहुंच जाए दिल्ली। कहा कि मैं बहुत अशक्त हो गया हूँ। नीलाभ टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे थे, बिस्तर पर ही उनका सारा मतलब त्याग, मल त्याग जो है सब बिस्तर पर ही चल रहा था, बिस्तर तक वहां उठकर नहीं जा पा रहे थे। तो कहते भूमिका बहुत दुबली पतली है, अकेले उठाती है बिठाती है, दिक्कत है, तुम आ जाओ थोड़ा सहारा हो जाएगा, कोई नहीं है हमारा। नीलाभ की भूमिका के मायके से सारे नाराज हैं, कोई नहीं आने वाला, मैं जिसको फोन करता हूँ सगा सौतेला तो मेरा कोई है नहीं, मैं पूरी दुनिया में अकेला पड़ा हुआ हूँ। ये लड़का नहीं आया। नीलाभ ने 17 तारीख तक उसको फोन किया, 19 तारीख को नीलाभ ने फोन किया, ये लड़का नहीं आया। ये लड़का वो है जिसने हीरा लिया था नीलाभ से। मैंने उसे कहा तुम वो हीरा लौटा दो,
तुम उस हीरा को मैं नाली में फेंक दूं, तुम्हारे कान में नहीं होना चाहिए क्योंकि नीलाभ का पहना हुआ है। इतना क्रोध आया था उस पर। ऐसे ऐसे तो लोग हैं भाई, बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो नीलाभ इन लोगों को पहचान नहीं पाते थे, इतने बड़े शहनशाह। नीलाभ की तरबियत सोचिए, जिस आदमी को उर्दू में कोई दिक्कत है तो वो फैज अहमद फैज, कराची में फोन लगाया जा रहा है रात को 12 बजे और वो शायरी का मायने बता रहे हैं फैज साहब। उसको अंग्रेजी में कोई दिक्कत है तो फादर कामिल बुल के, उसको हिंदी में दिक्कत है तो पंत साहब मैं सुबह आ जाता हूँ, टेक्स्ट लेके तुम्हें पढ़ा देता हूँ। ऐसी तरबियत का शहनशाह। पूरे इलाहाबाद शहर की उस 60 के दशक की जवान औरतें, कोई उसको कबाब ला के गिफ्ट कर रही हैं, तो कोई खीर खिला के रिझा रही हैं, तो कोई अपनी साड़ी के पल्लू और शलवार और जीन्स दिखा रही हैं। पैंट ट्राउज, उस समय बलवाटम चल रहा था तो कोई बलवाटम पहन चली आई तो अश्क ने कहा बढ़िया, बड़ी मॉडर्न सहेलियां हो गई हैं तुम्हारी। ऐसा राजकुमार, ऐसा शहनशाह, ऐसा शहजादा सलीम जी जो थे, वो मतलब हर अदा से रिझाते हैं। तो ये 4 चीज मेन है। आपने पूछी तो आज काउंट भी कर रहे हैं। मैं सोचती थी मुझे अनलिमिटेड चीज पसंद है नीलाभ की। नीलाभ का दोस्ताना रवैया, नीलाभ के शब्दों का मान, नीलाभ की मासूमियत, नीलाभ की अदाएं, नीलाभ की नॉलेज, तीसरे नंबर पे नॉलेज। ये सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत पसंद आती है। मैं तो आई थी जब, ठीक है, एक कहानी छप गई थी और कहानी के माध्यम से हम मिले थे और कहानी उन्हें पसंद आई थी, उन्हें मेरा लिखना पसंद था, लेकिन मैं 300 पन्ने का एक नॉवेल लेके उनसे पहली बार मिली थी। शादी करके मैं दहेज में जो जो चीजें लाई थी वो 300 पन्ने का रोमन में लिखा हुआ नॉवेल था। उसे उन्होंने हिंदी किया उन्होंने मेरे लैपटॉप में हिंदी फॉन्ट डाला। मैं रोमन में ही लिखती थी, लैपटॉप पे लिखती थी, मैं रोमन में लिखती थी। तो उन्होंने मुझे सलीका सिखाया। मैं सोचती थी मैं बड़े सलीके वाली, मेरे घर में लाल बत्ती और नीली बत्ती उस जमाने में चलती थी, अभी बंद हो गई है बात से, कि दालान में मेरे घर में ये कारें खड़ी रहती थी। मैं लूडो खेलती थी तो मैं लाल बत्ती, मेरी लाल गोटी आती थी, मैं लाल बत्ती की छत पर बैठ के लूडो खेलती थी अपने भाई बहनों के संग, चचेरे ममेरे के संग। और नीली गुट्टी आती थी तो मैं पैर से चढ़ के, या जज का कोई अर्दली खड़ा रहे तो उससे कहते थे गोद में इधर इस वाली कार में बैठाओ। तो एम्बेसडर की छत पे मैं लूडो खेलने वाली लड़की थी। मेरी यूनिवर्सिटी में बड़ा मतलब था, टीचर प्रोफेसर वाइस चांसलर पूछ लिया करते थे, डॉक्टर द्विवेदी कैसे हैं, क्या हाल है। तो बड़ी क्रेज रहता था कि ऐसे मतलब बड़े रुतबे से, बड़े घर से आ रही थी, लेकिन नीलाभ के साहब आकर हमने कहा अरे यार हम तो जर्रा भी ना है इनके सामने। तो मुझसे ज्यादा सलीके वाले वो, अगर मैं सोचती हूँ मैं बड़ा सलीकेमंद हूँ तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। फिर मैं कहती हूँ मतलब हर एक तरह से he was dashing, he is out of word, he is outstanding man at all। ऐसा आदमी मुझे 100 जन्मों में भी नहीं अब एक आखिरी सवाल, संक्षेप में उसका जवाब दीजिएगा। और 75 साल के हो। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपके लेखन पर, आप लिखती हैं, आप कहानियां लिखती हैं, उपन्यास लिखते हैं और आप खुद भी लेखिका हैं, अच्छी खासी लेखिका हैं। आपके लेखन पर नीलाभ का क्या प्रभाव पड़ा? मेरे लेखन में नीलाभ है, इसकी पहली मिसाल है मेरी केसर कस्तूरी कहानी। मेरे लेखन में नीलाभ का बहुत प्रभाव है। मेरे लेखन को बढ़िया फेयर करने में उनका हाथ है। ओरिजिनल जो मैं लिखती हूँ, जो मेरी रॉ है, जो मेरी भाषा स्टाइल है, वो मेरी है। लेकिन नीलाभ की जिंदगी को देखकर बहुत सारी बातें आई। मेरी बहुत महत्वपूर्ण कहानियों पे उनका असर है, मैं इसे बिल्कुल खुलेआम स्वीकारती हूँ। उनके जाने के बाद और ज्यादा है, ये भी मैं अभी बता देती हूँ। आपने संक्षेप में पूछा है ना, संक्षेप में बताती हूँ। देखिए, केसर कस्तूरी एक कहानी मैंने लिखी कि एक आदमी ने शराब छोड़ दी है तो वो किन परेशानियों से गुजर रहा है, ये है। तो इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों ने शराब पर नहीं लिखा, भूमिका ने शराबी लड़की की ऑटोबायोग्राफी पहला उपन्यास लिखा है। और ये केसर कस्तूरी कहानी, केसर कस्तूरी एक शराब का नाम होता है, तो राजस्थान की लोकल शराब होती है। जैसे यहाँ फेनी होती है, फेनी सब जानते हैं क्योंकि वो गोवा की है, वहां की केसर कस्तूरी है राजस्थान उदयपुर एरिया की। तो केसर कस्तूरी नाम से मैंने एक कहानी लिखी थी। तो इनके जीवन को देख के बहुत सारे कथानक, बहुत सारे प्लॉट मिले हैं। तो एक कहानी, ये बड़ी चर्चित कहानी थी, बोहनी कहानी है कहीं ना कहीं से, कि उसमें जो है कहीं ना कहीं से, देखिए इन्फ्लुएंस है, मैं इससे नकारूंगी नहीं, कि जब वो आदमी कहता है कि इन्हीं लाखों से, इन्हीं हाथों से मैंने करोड़ों के माल खरीदे और बेचे। वाकई नीलाभ ने लंदन के मकान एक खरीदा बेचा, एक खरीदा, दूसरा बेचा, दूसरा खरीदा,
नीलाब ने 42 मकान खरीदे और बेचे अपनी महज 69 ईयर की उम्र में। तो वो कहता है ये कि किसी हाथ से किया, और आज मैं 250 रुपए के लिए बैठा हुआ हूँ। देखिए, मैं अपनी बीवी का इलाज नहीं करा सकता। देखिए आप, इतना धोखा खाया हूँ, इतने पैसे लोगों ने मेरे मारे हुए हैं। ये उस समय के हैं, और भी हैं, और भी कहानियां हैं। मायूस परिंदे भी काफी प्रभावित है। एक कहानी है जो अभी रिसेंटली लिखी है, अभी आई है, जनसत्ता में ये भी आई है, और एक हीरामन चौधरी है, एक है पितृपक्ष, ज्ञानोदय में आई थी। पितृपक्ष नामवर सिंह को बहुत पसंद थी, नामवर सिंह ने बहुत बहुत तारीफ की थी, उसको पढ़ के सुनाया मुझे, उन्हें इतनी पसंद थी। तो सुनो सुनो तुम्हारी कहानी सुनो। पितृपक्ष अभी एक मुंबई में कलाकार है, उन्होंने उसे पढ़ा भी है। तो वो एक ऐसी लड़की पर है कि उसके पति का देहांत हो गया है, और उसे पितृपक्ष में उसे मुक्ति दिलानी है। ये हिंदू सभ्यता और हिंदू की जो रीतियां हैं, अब कुरीतियां कह लें, जो कह लें, उन पर ये बेस्ड है। और इसमें एक दलित चरित्र कितना इम्पोर्टेंट साबित होता है, ये दिखाने की कोशिश की है। तो नीलाब के जीवन, इतना बढ़िया जीवन है जिसका, उस पर तो अभी और उन पर किताबें लिखी हुई है मैंने, अभी आई नहीं है। मुझे ईमानदार प्रकाशक मिलेगा तभी मैं दूंगी उसे। तो नीलाब के आने से मेरे जीवन पर एक तो अचानक कथानक बहुत अनलिमिटेड विस्तार हुआ। पहले ही मेरे पास तजुर्बात बहुत थे, घर का, 3 यूनिवर्सिटी का, शहरों का, बहुत शहर देखे हुए हैं, यूरोप का, इंडिया का। लेकिन नीलाब के आने से इन्हीं जो थोड़ा सीमित दायरा था, ये सब बहुत विस्तृत हो गया, बहुत इनमें डिटेलिंग आ गई, ये है। और अश्क जी की बहुत सारी बातें नीलाब ने जैसे बताई, नीलाब ने मुझे बताया कि कहानी कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, अश्क जी क्या किया करते थे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से है, इस तरह से असर है उनका, उनके जीवन का, उनके साथ 2 साल साथ रहे, और ऐसा महसूस होता है जैसे 20 साल कम से कम रहे। वो 20 सालों की बातें उन्होंने बताई, हमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया, हम दोनों ने 1 मिनट भी जाया नहीं किया है, हर 1 मिनट को पूरा यूटिलाइज किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी की एक एक तह खोली है। ऐसा लगता है जैसे कि एक कोई संदूक है जो बहुत ही सफोकेशन महसूस कर रहा है, और जब वो संदूक खुला है किसी ने आके, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने खोला है, और वो संदूक जब खोला है तो उसमें से इतनी सारी बातें, एक हर तह में हजार हजार किस्से निकलते चले आए हैं। तो एक लेखक, एक रचनाकार के लिए तो ये बहुत ही बड़ी चीज है ना, ये तो पूरी पूंजी खजाना मिल गया है कि इतनी सारी हमें बातें बता रहे हैं वो। किसी भी एक साहित्यकार की बात करो, नाम बस ले लो, एक प्रकाशक का नाम भर ले लो, वो उसके दादा से इतिहास बता देंगे पूरा। तो ये सब बहुत आपको इनरिच करती है चीजें, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपकी लेखनी को, आपकी शार्पनेस को बहुत इनरिच करती है, बहुत बेहतर बना देती है। ये है। चलिए भूमिका जी, बहुत अच्छा रहा आज आपसे बात करके, बहुत अच्छा रहा। और नीलाब की जयंती पर इससे बढ़िया बातचीत कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने जो बातें बताई हैं वो लोगों को काफी अच्छी लगी हैं, लोगों ने काफी रिस्पॉन्स भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपका ऐसा पहला चैनल है जिसमें मैं दोबारा लाइव आई हूँ। ये आप और नीलाब के अच्छे संबंध, आपकी अपनी रचनाशीलता और आपके पाठकों का ग्रैस्पिंग पावर है, ये जो खींच लिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल से खींच लिया है भूमि। तो हम दोबारा आए, मैं किसी भी शो में आप देख लीजिएगा, मैं दोबारा लाइव नहीं आई, ये सिर्फ आपके पाठक, आपके दर्शक और हम दोनों की साहित्य की दुनिया और आप और नीलाब के संबंधों का ही वजह है। और वो जहाँ कहीं भी होंगे आज सुन रहे होंगे, और अपनी 75वीं जन्मदिन को कुछ वो यूं ही मना रहे हैं, वो हमारे साथ हैं हर वक्त। एक शेर के साथ बात खत्म कर रही हूँ कि वो जमाने से कभी गया नूर अपनी कलामों में आज भी जिंदा है, वो जमाने से कभी गया ही नहीं। तो नीलाब हम लोग के साथ हैं हमेशा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।